हेलो एवरीवन। आज ये मैं सेशन लेने वाला हूँ नीट 2023 का। और ये सेशन बेस्ड वीडियो होने वाला है। जो भी आप वीडियो देखे हैं उनके लिए, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च सेशन है। मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, तो एक एक करके मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको। तो देखिए, आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, साथ ही साथ आपको पर्टिकुलर जहाँ पे हम टॉपिक में जंप करेंगे लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी, वो भी हम आपको देने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना है उससे। और आपको एक लास्ट में टिप मिलेगा जो बोनस टिप होगा। पर्टिकुलर जो लास्ट तक रुकेंगे वो टिप ज़रूर से देख सकेंगे और वो ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन पे, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे देखने वाले हैं नीट 2023 का एक स्ट्रैटेजी सेशन, ठीक है। तो देखिए, जो ये स्ट्रैटेजी होने वाला है ना, ये स्ट्रैटेजी पूरा बेस्ड होगा रिसर्च के ऊपर। रिसर्च जो भी किया गया है इस नीट के लिए, क्योंकि मैं खुद नीट का स्टूडेंट तो नहीं था, लेकिन डेफिनेटली ये वीडियो पूरा डिटेल्ड होने वाला है। जो भी इंफॉर्मेशन आपका ज़रूरी है, नेसेसरी ऐसा नहीं कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा जो आपके लिए कोई काम का ही नहीं है। सारा इन्फॉर्मेशन आपका काम का होगा और टू द पॉइंट आपका ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो मैं नीट का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, ठीक है। मतलब मान लो अभी 11th वाले कुछ आ गए हैं तो उनके लिए मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जिस ये नीट होता है उस नीट के बारे में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताऊँ तो नीट होता है, नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब है ये पर्टिकुलरली एक नेशनल एग्ज़ाम है जिससे आपका मेडिकल सेक्टर पे आप जा सकते हो, उस मेडिकल कॉलेजेस पे फॉर मेडिकल एमबीबीएस, बहुत सारा कोर्सेस जैसे एमबीबीएस। उसके बाद यहाँ पे जो डेंटल का जो नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट होता है, तो ऐसा कोर्सेस, साथ ही साथ आयुर्वेदा का कोर्सेस, सारा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए ये स्पेशली अगर आपको एडमिशन लेना है पर्टिकुलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पे, तो उनके लिए नीट आपको देना है। और ये नीट साल में एक बार होता है। और ये नीट जो होगा इस बार 2023 में होने वाला है 7 मई को। 7 मई 2023 में आपका नीट होने वाला है, ठीक है। और ये जो नीट एग्ज़ाम है, इस नीट एग्ज़ाम में आपका ऑफलाइन मोड देखने को मिलता है। मतलब आपको ऑफलाइन पे एग्ज़ाम देना पड़ता है और ऑफलाइन आपके पास ऐसा OMR पे जो होता है OMR पे आपको फिल करना पड़ता है। और ये जो एग्ज़ाम है, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अगर मैं डिफ़िकल्टी बताऊं, क्या क्या सब्जेक्ट अगर मैं पहले डिस्कस करता हूं, तो पहले उसके बारे में PCB आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। और जिसका PCB होता है वही सिर्फ नीट दे सकते हैं। और बहुत लोगों का PCMB होता है, ठीक है, PCMB। तो उनके लिए भी अगर ऐसा आपके सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन है तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास PCB है तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका PCM है तो आप नहीं दे सकते नीट, ठीक है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होता है 50% आपका लगता है इन बोर्ड्स। मतलब क्लास 12th में आपको 50% एग्रीगेट ऑफ PCB ले आना है, ठीक है। PCB में अगर आपका मार्क्स टोटल मिला के 50% हो जाता है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। और पर्टिकुलर में अगर और बताऊं तो इसका जो भी डिफ़िकल्टी होता है ये मॉडरेट होता है। हालांकि अभी पिछले साल ऐसा देखा गया था। अब मॉडरेट के अंदर अगर मैं इंडिविजुअल के लिए बताऊं, तो इंडिविजुअल के लिए मैं अगर बताऊं तो PC और B, मतलब फिजिक्स के लिए ये मॉडरेट होता है। अगर मैं जनरल बात करूं, यहाँ पे मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं लास्ट में एक बात आपको ये भी बोलने वाला हूँ कि केमिस्ट्री जो होता है वो भी मॉडरेट होता है। मॉडरेट टू इजी होता है ये केमिस्ट्री।
और जो बायोलॉजी होता है वो बायोलॉजी भी मॉडरेट होता है, ठीक है। तो अब ओवरऑल आपका पेपर मॉडरेट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो लास्ट ईयर जो देखा गया था, लास्ट ईयर पे जो भी पेपर हुआ था वो मॉडरेट टू हार्ड हुआ था, ठीक है। मॉडरेट टू हार्ड में, हार्ड लेवल पे ये चला गया था, स्पेशली फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी तो लोग पढ़ते ही हैं, क्योंकि जो लोग नीट एस्पिरेंट्स होते हैं डेडिकेटेड, वो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन पीसी को मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को इग्नोर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसलिए उनको दिक्कत होता है। तो हालांकि वो स्ट्रैटेजी में मैं आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट को कैसे आगे लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट नीट जो, और अगर स्पेशली मैं इस बार जो लोग क्लास 12 पे हैं उनके लिए मैं अगर बताऊं तो इस बार जो नीट होने वाला है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 7 मई को आपका नीट का पेपर होगा 2023 में। इस बार का जो नीट होगा, नीट 2023, ठीक है। और डेफिनेटली मैं अब नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ने वाला हूँ। ओके, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी होना चाहिए आपका फॉर नीट 2023, जो लोग अभी डेडिकेटेड नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ ये स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, लास्ट मंथ जो स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए, पहले तो लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी। अब ये 4 मंथ क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 7 मई 2023 पे आपका नीट होने वाला है। तो आज आज का अगर आप डेट देखो तो आज है 11 जैन, ठीक है। तो 11 जैन, 11 फेब, 11 मार्च और 11 अप्रैल और 11 मई तो आएगा नहीं, लेकिन मैं इसको मई ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और जैन से फेब, ये 1 2 3 और 4 मंथ आपके पास है। 4 मंथ करीब करीब यहाँ पे आपके पास मौजूद है। अब इस 4 मंथ पे आप नीट कैसे क्रैक करोगे उसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, नीट एक एग्ज़ाम है जहाँ पे पीसीबी का ऑर्डर आपको ध्यान पे रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। जो भी आपका प्रिपरेशन होगा वो बायोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि इसका अगर मैं पैटर्न के बारे में बताऊँ तो पैटर्न में अगर डिस्कस करूँ तो पैटर्न के बारे में अगर मैं बताऊँ तो वो पैटर्न होता है जो 360 प्लस 360, ठीक है। 360 प्लस 360 का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, 360 जो होता है वो बायोलॉजी से आता है। बायोलॉजी से आपको 360 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, और 360 आपका टोटल पी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के देखने को मिलेगा। तो आपका टोटल नीट का 720 का पेपर होता है। 360 प्लस 360 टोटल मिला के 720 का पेपर होता है। 720 का पेपर के अंदर आपको बायोलॉजी 360 मार्क्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 360 मार्क्स का पेपर होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बायोलॉजी का वेटेज 50% होता है ड्यूरिंग द होल पेपर। अब ये जो बायोलॉजी के अंदर जो बायोलॉजी जो 50% होता है, यहाँ से पक्का हमें पैटर्न देखने को मिल जाता है, ऑर्डर यहाँ से समझ में आ जाता है कि जो बायोलॉजी होता है यहाँ का इस एग्ज़ाम का मेन पार्ट। उसके बाद आप क्या करने वाले हो, पहले तो मैं आपका ये श्योर हो गया कि जो बायोलॉजी होगा वो मुझे ज़्यादा फोकस करना है। अब जो नेक्स्ट दो जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन दोनों के बीच में कौन सा ऑर्डर रखना चाहिए इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये आपको केमिस्ट्री रखना चाहिए पहले, उसके बाद फिजिक्स। इसका 2 रीज़न है, क्योंकि जो केमिस्ट्री वो बाद में जाके आपको मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर पर्टिकुलरली आप पेपर की माइंडसेट से अगर आप इसको देखें तो भी आपको केमिस्ट्री रखना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री आपको ऑलरेडी केमिस्ट्री से आपको बायोलॉजी में हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये 2 आपका बहुत ज़्यादा हेल्पिंग 2 सब्जेक्ट्स है। और फिजिक्स थोड़ा सा साइड में रह जाता है, इसलिए फिजिक्स लास्ट में रखना ही सही रहता है,
ठीक है। तो डेफिनेटली बायोलॉजी पहले रखना है आपको, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स, ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पे कि कैसे आपको अब 4 मंथ्स पे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो 4 मंथ्स में आपको कैसे आगे बढ़ना है, तो देखिए करीब करीब आपका 100 चैप्टर्स देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे आपको 100 चैप्टर्स बायोलॉजी पे, मतलब 97 होता है एक्चुअली, इतना चैप्टर्स आपको देखने को मिलता है। और करीब करीब यहाँ पे 90 करके आप अगर ले लेते हो तो ये आपका चैप्टर्स होता है फिजिक्स, मतलब 30 चैप्टर्स आपका होता है फिजिक्स का। तो मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 30 चैप्टर फिजिक्स और 30 चैप्टर केमिस्ट्री का होता है। तो आप अगर 3 दिन करके लोगे तो यहाँ पे 3 दिन करके ले तो यहाँ पे 90 डेज़ और यहाँ पे 90 डेज़ होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स आपका कवर हो गया, यहाँ पे भी 3 मंथ्स आपका कवर हो गया। मतलब आपको 3 डेज़ पे एक एक चैप्टर आपको निपटाना है और करीब करीब ये आपको 3 महीने का टाइम लेगा। अभी जो 3 डेज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कभी कभी 2 डेज़ जाएगा, कभी कभी 4 डेज़ जाएगा, तो ये एवरेज आके 3 डेज़ पे आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये 3 डेज़ एवरेज लिखा हुआ हूँ, ठीक है। मतलब आपका जो भी 30 चैप्टर्स करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का है उसको डेफिनेटली 3 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म कर देना है पर डे, ठीक है। पर डे आपका जो भी होगा, पर डे आपको एक एक चैप्टर निपटाना है। 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड 1 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री और 1 चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का हालांकि 97 यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप इसको कैसे करोगे वो थोड़ा सा आप देख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 चैप्टर्स आपका होने वाला है अगर एक एक दिन करके लेओगे, लेकिन ये 97 है, थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि कोई कोई चैप्टर बायोलॉजी का ऐसा है जो 2 दिनों के अंदर भी ख़त्म हो जाता है। तो उसी को मतलब 2 दिनों के अंदर बहुत सारा चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको अगर आप देखो, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इसको 90 डेज़ लेता हूँ। तो उसमें आपका 3 जो भी सब्जेक्ट्स है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए फॉर दी फर्स्ट जो भी आप पढ़ रहे हो, प्राइमरी जो भी आपका पढ़ाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 1 महीने रहेगा, ठीक है, देखिए 3 महीने तो ख़त्म हो गया, 1 महीने तो रहेगा ना, करीब करीब मैं ऐसे ही ले लेता हूँ 1 मंथ। तो 1 मंथ जो आपका रहने वाला है, इस 1 मंथ में आपको क्या करना है उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए आपका जो भी 15 डेज़ और 15 डेज़ पे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 1 मंथ जो है, पहले जो 15 डेज़ होगा उसमें आपको रिवीजन करना है, और जो लास्ट 15 डेज़ है उसके अंदर आपको टेस्ट देना है। अब बहुत लोग बोलेगा कि टेस्ट तो पहले से ही देना चाहिए, मैं तो पहले से दे रहा हूँ। तो अगर आप पहले से टेस्ट दे रहे हो तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि टेस्ट पहले से देना चाहिए, मैं भी यहाँ पे स्वीकार करता हूँ। लेकिन डेफिनेटली फॉर अ स्टूडेंट जो अभी ये स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, 4 मंथ स्ट्रैटेजी, जिनको अभी भी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए मैं ज़ीरो प्रिपरेशन पे यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उसी हिसाब से मैं टेस्ट को लास्ट 15 डेज़ पे दे रहा हूँ। लेकिन जो लोग आगे से कर रहे हैं उनके लिए और भी बढ़िया है, ठीक है। अब डेफिनेटली मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो ये रिवीजन जो करना है ये 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स रिवीजन। अब ये 2 टाइम्स रिवीजन 15 डेज़ पे कैसे होगा, इतना सारा चैप्टर्स 2 टाइम्स रिवीजन कैसे हो सकता है। तो इसी के बारे में मैं अगर बताऊँ तो देखिए आपको कैसे रिवीजन करना है। आपको शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स और की पॉइंट्स से रिवीजन करना है। कैसे होगा, शॉर्ट नोट से तो रिवीजन हो ही सकता है, आपके पास शॉर्ट नोट ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि आप ये जो 3 मंथ का पढ़ाई करोगे, इस 3 महीने में आपको तो नोट्स भी बनाना है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ एग्ज़ाम देखना है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। ये जो 3 महीने का प्रिपरेशन होगा आपका, उसी में आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स जब ही आपका मान लो एक चैप्टर ख़त्म हो गया, 1 चैप्टर डन, तो एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद उसका लॉन्ग नोट्स से आपको शॉर्ट नोट्स जनरेट करना है।
मतलब जो भी आपका लॉन्ग नोट्स होगा, जो भी आपका डिटेल नोट्स होगा, उसी से आपको शॉर्ट नोट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। और उस शॉर्ट नोट से आपको लास्ट में 15 दिन जो होगा, जो अलाउट किया गया था फॉर रिवीजन, उसी में आपको रिवीजन करना है फ्रॉम दी शॉर्ट नोट्स। और जो की पॉइंट्स है वो सेम ही चीज़ है, शॉर्ट नोट्स टाइप ही है। की पॉइंट्स में आप मान लीजिए जैसे बायोलॉजी में स्पेशली काम आता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मान लो कोई टॉपिक जा रहा है तो उसका शॉर्ट नोट्स तो आप नहीं लिख सकते हो, तो उसी में आपको की पॉइंट्स लिखना है। जो भी पॉइंट्स ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एक पैराग्राफ से आपको की पॉइंट्स उठा के लिख के रख देना है। और वो स्पेशली फॉर बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाना है। उसमें बहुत सारा फार्मूला होगा, बहुत सारा कुछ कंसेप्ट स्पेशली आपको एक्सक्लूसिव जो भी आपको समझ में नहीं आता वो आप उसमें डाल सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको शॉर्ट नोट्स और की पॉइंट्स बनाना है, और उसी 15 डेज जो भी लास्ट में रखा गया है उसी में आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब ये मैं पूरा डिस्कस कर दिया कि कैसे आपको 4 मंथ्स में पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है 15 डेज पे। और लास्ट जो पार्ट है वो है आपका रिवीजन। अब जो रिवीजन करना है, जो टेस्ट देना है, ये टेस्ट पार्ट आ जाता है लास्ट में 15 डेज, मतलब करीब करीब 2 वीक्स। तो ये 2 वीक होगा, उसी के बीच में आपको टेस्ट देना है। और टेस्ट सिर्फ टेस्ट ही नहीं देना है, उसको एनालाइज करना है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट 15 डेज होगा, उस लास्ट 15 डेज पे आपको क्या करना है, पहले तो आपको टेस्ट देना है और उसके बाद आपका एनालिसिस आएगा। मतलब दोनों ही साथ होगा। मतलब मान लो 1 डे आप एक टेस्ट दिए, और जो नेक्स्ट डे होगा उस नेक्स्ट डे पे आपको टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। कि एनालिसिस अब कैसे करें उसके बारे में अगर मैं डिटेल में बात करूं, तो एनालिसिस ऐसे करना पड़ता है। जैसे मान लो आपका एक पेपर हुआ और उस पेपर में मान लो 720, हाँ ज़रूर से आप 720 का ही पेपर देना, फुल मार्क्स सेम होना चाहिए, पैटर्न सेम होना चाहिए, और उसी के वैसा ही जो टेस्ट है वही आपको देना चाहिए। ठीक है, तो 720 के मान लो एग्ज़ाम हो रहा है, उसी में आपको मिला, मान लेते हैं कि 600 आउट ऑफ 720 आपको मिला। तो अब आपको देखना है कि ये जो 600 मार्क्स आपको मिला है, अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को शायद 600 का हाफ भी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन वो भी हाल मत छोड़िए। अभी मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो उसी के हिसाब से मैं बात करूँगा। लेकिन पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि 600 मार्क्स में जो है उनके लिए मैं अगर बात करूँ, तो आपको डेफिनेटली आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट आपको एनालिसिस पार्ट में उसी के बारे में आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक गलत हुआ है। पहले तो वो आपको लिस्ट करना है। अब जो भी गलत हुआ है उसी में कौन सा टाइप आ रहा है, मतलब पर्टिकुलर कौन सा चैप्टर से आपका गलत हो रहा है, कौन सा पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपको गलत हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा लिस्ट आउट करना है। और उसी को जो नेक्स्ट आप सेशन देने वाला, नेक्स्ट जो आपका जो टेस्ट होने वाला है उसी में इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। ऐसे आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो ऐसे तरीके से आप क्या करोगे, पर्टिकुलरली जो भी आपका गलती है उसको आप सुधारते चले जाओगे, और धीरे धीरे आप डेवलप करते चले जाओगे आपका मार्क्स को। ठीक है, अब मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लोग, मुझे पता है ऐसा भी है, जो 300 शायद 300 प्लस आप उनको मिल रहा है, तो वो कैसे खुद को 600 पे ले जाएगा। मतलब करीब करीब उनका इंटू 2, मतलब उनका दुगना देना है। जो भी उनका आउटपुट आ रहा है उसका आपको दुगना करना है इन 4 मंथ्स। अब वो कैसे हो सकता है, वो ओनली फ्रॉम प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग एंड एनालिसिस। तो एक ही चीज़ से ये 3 चीज़ से होगा। एक हो गया है प्रैक्टिस, और एक टेस्टिंग और एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि अब बहुत लोग बोलेगा कि मेरा प्रैक्टिस करने के टाइम पे थ्योरी याद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वो रीज़न के लिए इस प्रैक्टिस को ओमिट नहीं करना है। मतलब पर्टिकुलर अगर आपको थ्योरी याद नहीं आ रहा है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करते चले जाना है और देखना है कौन सा पार्ट में आपका पर्टिकुलरली थ्योरी याद नहीं आ रहा है, तो उसको खोल के, कॉपी को खोल के उसी टाइम पे उसको थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट पढ़ के फिर से प्रैक्टिस पे लग जाना है। ऐसे आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रैक्टिस को ओमिट आप नहीं कर सकते इसी मोमेंट पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी चलाना है, साथ ही साथ आप
अगर थ्योरी पढ़ना चाहते हो बीचों बीच में 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप थ्योरी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हाईलाइटेड पोर्शन है आपका, जितना ज़्यादा कॉपी सही से सजा हुआ रहेगा उतना आपको हेल्प होगा ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ द थ्योरी, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस के बाद टेस्टिंग और उसके बाद एनालिसिस, ये आपको करते चले जाना है। मुझे पता है बहुत लोगों का 300 के बाद 302 आएगा, 303 आएगा, इम्प्रूव बहुत ज़्यादा जल्दी होगा नहीं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है, धीरे धीरे ज़रूर होगा, ठीक है। बिल्कुल भी हाल मत छोड़ देना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाला है लास्ट जो प्रो टिप जो अभी तक बने हुए हैं, वो लास्ट में अभी भी बने रही हैं, क्योंकि मैं प्रो टिप आपको देने वाला हूँ। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना भूल गया, वो है कि नीट PYQ, हालांकि ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नीट का PYQ है वो अभी से आपको करना है, मतलब अभी 4 मंथ्स है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि लास्ट का मंथ में आपको करना है, ऐसा नहीं है। 4 मंथ है तो ठीक है, 1-1-1-1 ऐसा ले लीजिए, और ये 2 महीने में बायोलॉजी कर लीजिए, और इस 1 महीने में फिजिक्स और 1 महीने में केमिस्ट्री, ऐसे डिवाइड करके सारा नीट का PYQ। और कितना करना है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, प्रीवियस 5 ईयर आप अभी पकड़ के चलो, 5 ईयर क्वेश्चंस कर लेना है, क्योंकि 5 ईयर इनफ होता है। बहुत लोग बोलते हैं 10 ईयर्स, बहुत लोग बोलते हैं 14 ईयर्स, ज़रूरत नहीं है, 5 ईयर इज़ इनफ। 5 ईयर क्वेश्चंस आप कर लो, उससे काम बन जाएगा, आपका जो भी प्रिपरेशन है वो 5 ईयर पे बूस्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू डिज़र्व दिस टिप, बिल्कुल आप ये टिप्स डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप लास्ट में बने रहें और हमारे साथ पेशेंट दे के ये पर्टिकुलर सेशन देखते रहें, तो ये टिप्स आपके लिए ही है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये प्रो टिप है, जो लोग लास्ट तक बने रहे उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो सबके लिए है, लेकिन लास्ट तक जो है उनको ये मिल पा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं पर्टिकुलर क्या बताने वाला हूँ, देखिए 2 कैटेगरी होगा, एक होगा 300 प्लस वाला लोग, जो लोग अभी पर्टिकुलर स्कोर कर रहे हैं, और एक है जो लोग अभी 600 अराउंड स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड 600। तो दोनों के लिए अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि अभी क्या करना है, क्या टिप मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, देखिए जो लोग 300 सोच रहे हैं ना, वो लोग यहाँ पे टारगेट लो 650 का, ये आपका भी टारगेट होना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि क्यों 650, क्यों, हमारा तो एग्ज़ाम हो रहा है 720 का, तो हम 720 का क्यों टारगेट नहीं ले। तो एक्चुअली यहाँ पे 720 का टारगेट तो ले सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आपका पर्टिकुलर सिचुएशन पे फुलफ़िल हो ही नहीं सकता। 720 आप 300 में 720 टारगेट लेके 700 मिल जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। आप 300 प्लस टारगेट करके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अगर आप 650 का टारगेट करोगे तो 600 में आप जाके रुकोगे, 600 प्लस पे, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो आपके लिए बेस्ट आउटपुट रहेगा। और इसलिए आपको अभी 720 इतना बड़ा नंबर ना सोच के 650 टारगेट करना है, मतलब करीब करीब आप दुगना से थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्कोर करना है। इसलिए आपको अभी सारा कुछ झोंक देना है, ये तो ऑब्वियस है, लेकिन मैं अभी पर्टिकुलर टारगेट की बात करूँ तो आपको 720 टारगेट करना है। और जिसको 600 अराउंड मिल रहा है, उनका बहुत बढ़िया चांस है कि आपको एम्स मिल जाएगा। और थोड़ा सा खुद को झोंक दो और बढ़िया तरीके से, ताकि आपको 680 अराउंड मिल जाए, मतलब और 80 मार्क्स आपको बूस्ट करना है, तो आपको एम्स मिल जाएगा। आपका बेस्ट पॉसिबिलिटी, बेस्ट आउटकम आपका निकल के आ जाएगा। तो डेफिनेटली 600 अराउंड जो भी स्कोर कर रहे हैं उनके लिए टारगेट अभी होना चाहिए 700, ठीक है। 700 टारगेट रखोगे तो डेफिनेटली 680 अराउंड, अगर आपको 670-75 भी मिलता है तो ये भी बहुत है, ठीक है, फॉर एम्स एक्चुअली, ठीक है, मतलब डिसेंट इनफ है। तो डेफिनेटली आप ट्राई करो ये स्कोर करना जो मैं यहाँ पे बताया, जो पर्टिकुलर इस टारगेट को लेके चलना है। अब देखिए सारा कुछ स्ट्रैटेजी तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी सेशन आपके लिए लास्ट होना चाहिए। मतलब आप यूट्यूब पे, पता है मुझे, बहुत सारा स्ट्रैटेजी सेशन यहाँ पे स्क्रॉल करते करते आप यहाँ पे आ गए हैं और देख रहे हैं कि कौन बता रहा है कि ये क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ।
तो खुद से आप होप छोड़ के अभी यूट्यूब पे सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा एक होप मिल जाए फिर से कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन फिर से एक और उस वीडियो को देखने के बाद एक और वीडियो देखने लग जाओगे और फिर से आप खुद का जो भी गोल है, जो भी पर्टिकुलर ये एग्ज़ाम मांगता है वो क्या है, मेहनत और पर्टिकुलरली मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन जो आपके अंदर है वो मांगता है ये एग्ज़ाम। तो उसको आपको निकाल के रखना है इस पर्टिकुलर जो भी आपका अभी टाइम पीरियड चल रहा है, जो भी आपका ड्यूरेशन चल रहा है। पता है ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड ड्यूरेशन है आपके लिए फॉर अ नीट एस्पिरेंट, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अराउंड मैं अगर बताऊं तो 17 लाख बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं और उसमें से अराउंड मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली 16 पॉइंट समथिंग, तो अराउंड 17 लाख, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके बोला क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 17 लाख बच्चे में से अगर आपको 20-25 हज़ार में आना है तो डेफिनेटली आपको आपका जो मेहनत है वही आपको करना है, ठीक है, वही लास्ट ऑप्शन है। अब ये स्ट्रैटेजी सेशन भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी सेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रैटेजी सेशन के बाद आपको ज़रूर से इस स्ट्रैटेजी सेशन पर्टिकुलर में अभी लेके आया, ये बेस्ट पॉसिबल आपके लिए स्ट्रैटेजी सेशन हुआ है। मुझे जो लगता है मैं बेस्ट दिया आपके स्ट्रैटेजी जो भी मैं दे पाता हूँ। अब डेफिनेटली अब आपको मेहनत करना है आने वाले दिनों में। जैसे मैं बताया, आप पर्टिकुलर जो भी कैटेगरी के अंदर पढ़ते हो, जैसे तरीके से आपका सिचुएशन है उसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है और डेफिनेटली हार नहीं मानना है। हार मान जाओगे तो डेफिनेटली आप क्विट कर दोगे, और क्विट करना मतलब आपका जो भी इम्प्रूवमेंट होने वाला था वो नहीं होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा स्ट्रैटेजी। लेकिन लाइक करने के बाद वो भी बताया कि आपको पढ़ाई में लग जाना है और चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही स्ट्रैटेजी सेशन और डेफिनेट अलग अलग कंटेंट वीडियोस और काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आने वाले दिनों में आता रहेगा। तो उसके लिए आपको अगर नोटिफाइड रहना है, अगर आपको अपडेटेड रहना है, तो डेफिनेटली इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।